सोते सोते नींद में झिझक जाती। मैं रात भर उनका सर सहलाता रहा। सुबह मेरी भी नींद लग गई। फ्लाइंग ऑफिसर साहब सुबह हॉस्पिटल आए तो उन्होंने देखा मैं अवंतिका के हाथों को थामे उनके बिस्तर पर सर धरे सो गया था। उन्होंने प्यार से मेरा सर सहलाया और मुझसे घर चलने को कहा। दीदी ने घर जाने से पहले अवंतिका को उठाया। उठते ही अवंतिका की नजर मुझ पर पड़ी। मेरे चेहरे और हाथों में आई चोट को देख वे कहने लगी, हमने मना किया था ना आपसे, कितनी चोट लगवा ली खुद को, क्यों किया आपने ऐसा? अब सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे बारे में गलत समझे। अंकल आंटी ने कितने विश्वास से हमें घर में रहने दिया, और जब उन्हें पता चलेगा कि हमने क्या किया बदले में, तो कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप समझते क्यों नहीं, हम दोनों बिल्कुल अलग जातियों से हैं। इतना कहकर जब उनकी नजर फ्लाइंग ऑफिसर साहब पर पड़ी तो सकपक आ गई। फ्लाइंग ऑफिसर साहब ने मुस्कुराते हुए उनके सर पर हाथ रखा और उनसे घर चलने को कहने लगे। अवंतिका उन्हें एकटक देख रही थी, जैसे समझना चाह रही थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। हम उन्हें लेकर जैसे ही घर पहुंचे, भावना ने भागकर उन्हें गले से लगा लिया। जज साहब और कमिश्नर साहब उन्हें पुलिस में जाने के लिए कहने लगे। अवंतिका बिल्कुल सहम गई थी। घबराती आवाज में उन्होंने सबसे कहा, हम पुलिस में नहीं जाना चाहते। सबके विरोध के बावजूद हमारी माँ साहब ने हमें पालकर बड़ा किया है। हम उन्हें यह एहसास कभी नहीं होने देना चाहते कि एक लड़की को जन्म देकर उन्होंने कोई गलती की। अवंतिका ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछा और कमिश्नर साहब से कहने लगी, हमने आपसे वादा किया था ना अंकल कि हमारी वजह से इस घर की प्रतिष्ठा को कभी चोट नहीं पहुंचेगी, पर कल जो हमारे साथ हुआ उसके बाद हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम जल्द ही कहीं और अपने रहने का प्रबंध कर लेंगे। उनके इतना कहते ही मैंने उनकी ओर देखा तो उन्होंने अपने हाथ जोड़ रखे थे कमिश्नर साहब और जज साहब के सामने। मम्मी ने अवंतिका को गले से लगा लिया, ये कहकर कि बेटा आपके साथ जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप ये क्यों सोच रही हैं कि हम सब आपसे नाराज होंगे? हम सबको तो इस बात की तसल्ली है कि कल समय रहते उस लड़के ने पीयूष को फोन कर दिया और आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। आप हमारे लिए भावना की तरह हैं। आप यहीं रहेंगी, पर अब अकेले कहीं भी नहीं जाएंगी। कॉलेज भावना के साथ और कोचिंग पीयूष और रोहित के साथ। भावना उन्हें अपने साथ अपने कमरे में ले गईं। हम सब हॉल में बैठे शादी की तैयारी की योजना बना रहे थे। कल से सब रिश्तेदार आने वाले थे। कमिश्नर साहब ने मेरी और रोहित की ड्यूटी सबको एयरपोर्ट और स्टेशन से लाने में लगा दी थी। अचानक दिव्या ने मेरा हाथ देखा और बोली, ये आपको इतनी चोट कैसे आई और ये घड़ी कैसे टूट गई? सब मुझे घूर रहे थे। मैंने घड़ी की ओर देखा तो पता चला कि दिव्या की दी घड़ी मैं अवंतिका के प्यार में कुर्बान कर आया था। कमिश्नर साहब ने कहा, और ये हाथ पर पट्टी कैसी? मैं कुछ बोलता कि फ्लाइंग ऑफिसर साहब कहने लगे, कल उन लड़कों की पिटाई की थी हमने तो उसी में लग गया होगा। कमिश्नर साहब ने गुस्से से अभी मुझे देखा ही था कि दोबारा फ्लाइंग ऑफिसर साहब बोले, अब वो पुलिस में नहीं जाना चाहती थी तो उन लड़कों को ऐसे थोड़े ही छोड़ सकते थे। अब कभी भी अवंतिका को परेशान नहीं करेंगे। मेरा तो मन कर रहा था कि दौड़कर फ्लाइंग ऑफिसर साहब को गले लगा लूं। आज पहली बार उन्हें भैया कहने की दिल से इच्छा हो रही थी। दिव्या को घड़ी का टूट जाना बुरा लगा था, सो वहां से उठकर चली गई। शाम को रवि अवंतिका से मिलने आया तो मैं और रोहित उसे ऊपर ले गए। हम जब ऊपर पहुंचे तो फ्लाइंग ऑफिसर साहब इलेक्ट्रिशियन से झालरें लगवा रहे थे। हमने देखा अवंतिका हाथ में पर्ची लिए बोर्ड में लगा रही थी। रवि ने जब उससे उसकी तबीयत का पूछा तो हम ठीक हैं कहकर अपने कमरे में जाने लगी।
दरवाजे पर रुककर रोहित को देख बोली, किसी के दिए तोहफे की कद्र करनी चाहिए। दिव्या जी को बहुत बुरा लगा होगा रोहित जी, कह दीजिएगा कि उनसे जाकर माफी मांग लें और घड़ी बनने को दे आएं। इतना कह चली गई। उन्होंने मेरी ओर देखा भी नहीं। उनके जाने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर साहब जब अंदर लाइब्रेरी में आए तो मैं उनकी लगाई पर्ची देख रहा था, जिसमें लिखा था, काश हम पैदा ही ना हुए होते और काश हम 8 महीने पीछे जा पाते तो बहुत कुछ बदल देते। मैं चुपचाप अपने टेबल के पास जाकर बैठ गया। रात को जब सब खाना खा रहे थे तभी अवंतिका नीचे आई और अपनी थाली लगा रही थी कि उन्हें देखते हुए मैंने दिव्या से कहा, मुझे माफ कर देना दिव्या, तुम्हारी दी हुई घड़ी मेरी लापरवाही की वजह से टूट गई। मैं कल ही इसे बनवा लूंगा। सब मुझे देख रहे थे और मैं मुस्कुराती हुई अवंतिका को। अवंतिका खाना खाकर ऊपर चली गई। पाखी भी उनके पीछे पीछे कहानी सुनने के लिए ऊपर चली गई और वहीं सो गई। मुझे सुबह से अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कुछ पढ़ लूंगा तो शायद अच्छा लगे। मैं लाइब्रेरी में आ गया। पाखी के सोने के बाद अवंतिका नीचे उसे रिद्धि दीदी के कमरे में सुलाने के लिए ले आई। जब वो ऊपर जाने लगी तो फ्लाइंग ऑफिसर साहब ने उन्हें नीचे सबके पास बिठा लिया। सब कल के संगीत के फंक्शन की प्लानिंग कर रहे थे। रात बहुत होने पर सब अपने कमरों में सोने चले गए। अवंतिका को पता नहीं था कि मैं ऊपर लाइब्रेरी में हूँ। वे जब आई तो उन्होंने सीढ़ियों का दरवाजा लगाया और जब अपने कमरे में जाने लगी तो उनकी नजर लाइब्रेरी में पड़ी। उन्हें लगा शायद मैं लाइट बंद करना भूल गया हूँ। वो लाइब्रेरी की ओर बढ़ी। उन्होंने दरवाजा खोला तो उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं काउच पर किताब पढ़ते पढ़ते सो गया था। किताब मेरे सीने पर उल्टी रखी थी। अवंतिका अंदर आई, टेबल पर बिखरी किताबों को समेटा। मैं जाग रहा था पर उनके कदमों की आहट पाकर मैं सोने का नाटक करने लगा। किताबें जमाने के बाद वो मुझे देखे जा रही थी। मैं जब भी उनके सामने होता था तब कभी अपनी नजरें उठाकर मुझे देख नहीं पाती थी। मेरे सर के पास आकर बैठ गईं। उन्हें लगा कि मैं नींद में हूँ। वो मेरे चेहरे और हाथों में आई चोट को छूकर देख रही थी। जब वो मेरी कलाई पर आई चोट को देख रही थी, मैंने धीरे से अपनी आंख खोलकर उन्हें देखा, फिर पलकें मूंद लीं। मैं इस पल को रिमोट से पॉज कर देना चाहता था। अवंतिका काफी देर तक मेरा हाथ थामे रही। उसके बाद धीरे से उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और अपने कमरे में चली गईं। 5 मिनट बाद जब आई तो मेरे सर को धीरे से उठाया और तकिया रख दिया। मुझे एक चादर उड़ा दी। एसी को सामान्य ताप पर कर बहुत देर तक प्यार से मेरा सर सहलाती रही और मुझे देखती रही। मेरे सिरहाने पानी की बोतल रख लाइट बंद कर कमरे के दरवाजे को उड़काकर चली गईं। उनके जाने के बाद सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं काउच में लेटे लेटे उनके तकिए और चादर में उनकी खुशबू महसूस कर रहा था। बार बार मैं अपने हाथों को चूम रहा था जिसे आज बहुत देर तक उन्होंने पकड़े रखा था। सुबह पता नहीं कब मेरी नींद लग गई। 7 बजे के करीब अवंतिका जब नहाकर आई तो उसने देखा कि रोहित सुबह से मुझे उठा रहा है। सबको लेने स्टेशन जाना था। मैं उठने को तैयार नहीं था। उन्होंने जब रोहित को परेशान देखा तो मेरे पास आकर मेरे सर पर हाथ रखा। उनका स्पर्श पाते ही मैंने उनके हाथों को पकड़ लिया। फिर क्या था, सुबह सुबह मुझे एक बोतल पानी से नहला दिया उन्होंने। मैं सकपकाकर उठ गया। दोनों हंस रहे थे मेरी हालत पर। मैं दोनों पर चिड़चिड़ाता हुआ नीचे आ गया। जब नीचे पहुंचा तो भावना हंसते हुए कहने लगी, किसने नहला दिया आपको? मैंने उससे कहा, तेरी सहेली ने। रात को पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में ही सो गया था।
रोहित के उठाने पर नहीं उठा तो बोतल भर पानी डाल दिया उन्होंने। मैं जब अपने कमरे की ओर जा रहा था कि तभी अवंतिका और रोहित हंसते हुए नीचे आए। मुझे गुस्से में देख दोनों शांत हो गए, पर मेरे जाते ही सब खिलखिलाकर मेरा मजाक बना रहे थे। मैं और रोहित सारा दिन रिश्तेदारों को बस घर तक पहुंचाने का काम करते रहे। कुछ रिश्तेदार मेरे कमरे में भी रुके थे, इसलिए खाना खाकर तबीयत ठीक ना लगने पर मैं लाइब्रेरी में ही सो गया। सब अपनी अपनी गप्पों में लगे थे। जीजा जी के आने पर रोहित उनके साथ व्यस्त हो गया था। अवंतिका जब रात का खाना खाकर आई और उन्होंने लाइब्रेरी का दरवाजा खुला देखा तो अंदर आकर लाइट जलाई उन्होंने। मुझे ठंड से कुड़कुड़ाते सोता देख उन्होंने जब मेरे माथे पर हाथ रखा तो तप रहा था मैं। मुझे बहुत तेज बुखार था। अवंतिका ने उठाने की कोशिश की मुझे, तो मैंने उनसे कह दिया कि आप जाकर सो जाइए, मैं ठीक हूँ। अवंतिका नहीं मानी। उन्होंने रात के 10 बजे रवि को कॉल किया। रवि ने जब उसे दवाइयाँ मैसेज की तो उन्होंने रोहित से दवा और खाना ऊपर लाने को कह दिया। रोहित जब खाना लेकर आया तो जबरदस्ती जिद कर उन्होंने मुझे खाना खिलाया और दवा दी। रोहित से उन्होंने आइस बॉक्स में बर्फ भरकर लाने को कहा। मैंने दोनों से नीचे किसी को भी मेरी तबीयत का बताने को मना कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि सब मेरे चारों ओर घेरा लगाकर बैठ जाएं। रोहित जब बर्फ ले आया तो अवंतिका बर्फ की पट्टियां रख रही थी। फ्लाइंग ऑफिसर साहब ने जब रोहित को कॉल किया तो वह नीचे चला गया। अवंतिका सारी रात जागकर बर्फ की पट्टियां बदलती रही। मैंने उनसे कई बार जाकर सोने को कहा तो नहीं मानी और मुझे चुप करा दिया उन्होंने। दवाई की वजह से मुझे नींद आ गई। देर रात जब फ्लाइंग ऑफिसर साहब ऊपर आए तो उन्होंने खिड़की से लाइब्रेरी के अंदर देखा। वे बहुत देर तक अवंतिका को मेरा ध्यान रखते देखते रह गए थे। अगली सुबह दिव्या ने जब रोहित से मेरे बारे में पूछा तो उसने मुझे बुखार होने और मेरे लाइब्रेरी में सोने का उसे बता दिया। दिव्या भागते हुए ऊपर आई। अवंतिका नहाने गई हुई थी। दिव्या आकर मेरे सर पर पट्टियां बदलने लगी। बाकी सब भी ऊपर आ गए। सबकी आवाज से मेरी नींद खुल गई। मम्मी ने मुझे छूकर देखा तो बुखार कम था। रोहित आइस बॉक्स को देखकर कहने लगा, रात भर पट्टियां रखने से कम हो गया, नहीं तो कल बहुत ज्यादा था। मम्मी ने दिव्या से कहा, अच्छा हुआ बेटा जो तुमने ध्यान दे दिया, नहीं तो इसकी तबीयत खराब रहती और किसी से कहता भी नहीं। दिव्या ने सबसे कहा, मुझे तो अभी पता चला और ये खाना, आइस बॉक्स वगैरह मैं नहीं लाई। कमिश्नर साहब ने हैरानी से कहा, तो फिर कौन लाया ये सब? अवंतिका ने धीरे से कहा, हमने मंगवाया था रोहित जी से। कल बहुत तेज बुखार था और हमने जब डॉक्टर को दिखाने को कहा था तो हमसे किसी को भी बताने को मना कर दिया था इन्होंने। हमने रवि जी से पूछकर दवा दी और रात में पट्टियां रखी थी बर्फ की, जिससे सुबह तक ठीक हो जाएं। सब उन्हें देख रहे थे कि मैंने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मना किया था ना मैंने किसी को भी बताने को। बड़बड़ाते हुए मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। मेरे जाने के बाद अवंतिका ने सबसे कहा, हमने रवि जी को कॉल कर दिया था, आते होंगे, ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा। रात में बहुत ठंड लग रही थी और सर्दी खांसी भी है, कहीं मलेरिया तो नहीं है, जांच करवा लीजिएगा। कहकर अवंतिका चली गई। मंडप लगना था तो सब उसमें व्यस्त हो गए। सुबह 10 बजे जब रवि आया तो अवंतिका नीचे ही थी। आते ही रवि को मम्मी ने घेर लिया, ये कहकर कि बेटा तुम तो जानते हो सुई से पीयूष कितना डरता है, इसलिए बीमार होने पर किसी को बताता भी नहीं। रवि कहने लगा, जानता हूँ आंटी, जाकर कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद नीचे आकर कहने लगा, आंटी उसने मुझे भगा दिया और अब दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। मम्मी परेशान थी तो अवंतिका बोली, मैं देखती हूँ आंटी, और रवि को लेकर ऊपर आ गई।
भावना उससे कहने लगी, अभी जानती नहीं है कि पीयूष भैया 1 नंबर के गुस्सैल हैं। जिस दिन उस पर चिल्लाएंगे तब समझ आएगा इसे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने जब मुझे आवाज दी तो मैंने दरवाजा खोल दिया। रवि को देख मैं कहने लगा, मैं कोई खून की जांच नहीं करवाने वाला। तुम जानते हो ना मैं इंजेक्शन से कितना डरता हूं। अवंतिका हंसते हुए बोली, हम तो आपको बहुत बहादुर समझते थे, पर आप तो डरपोक निकले। मैं चिढ़ गया। अवंतिका मुझे डरपोक कह रही थी। मन तो किया एक साथ कई सुइयां चुभवा लें, पर रवि के हाथ में एक सुई देख सारे इरादे पस्त हो गए। अवंतिका ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पहली बार उन्होंने मेरी आंखों में देखा। मैं भी उन्हें देखने लगा तो उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं जब बैठ गया तो मुझसे बात कर रही थीं, पहली बार। मैं भी उनसे बातें करने लगा तो उन्होंने धीरे से रवि को इशारा किया। रवि को देख मैं सावधान हो गया तो अवंतिका कहने लगी, अगर आपने अभी खून नहीं दिया तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। मैं अंततः तैयार हो गया। अवंतिका ने मुझसे कहा, आप बस हमारी ओर देखिए। मैं उन्हें देखने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कब रवि ने खून निकाल लिया। सैंपल लेने के बाद रवि को जल्दी हॉस्पिटल जाना था तो निकल गया, मुझे दवाइयां बताकर। अवंतिका जब जाने लगी तो मैंने कहा, आपकी वजह से मैंने खून दिया और आप अब जा रही हैं। अवंतिका कहने लगी, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें जाने दीजिए, सब क्या सोचेंगे। रवि जब नीचे पहुंचा तो उसके हाथ में ब्लड सैंपल देखकर सबने हैरानी से कहा, उसने दे दिया खून, पर कैसे? तब तक अवंतिका भी नीचे पहुंच गई थी। रवि ने कहा, वो तो अवंतिका ही जाने। इतना कहकर उन्हें फंसाकर चला गया। भावना ने अवंतिका से कहा, सच बताओ, भैया नाराज नहीं हुए? उन्होंने कैसे दे दिया? वे कभी नहीं देते। अवंतिका उससे बोली, पर आज दे दिया ना। किसी से कैसे काम करवाना है ये तरीका आना चाहिए। हमने उन्हें डरपोक कहा और थोड़ा सा धिक्कारा तो वे तैयार हो गए। तभी अवंतिका के मोबाइल में मैंने मैसेज किया, ऊपर आइए, आप ऐसे नहीं जा सकती। मेरा मैसेज पढ़ घबराकर उन्होंने अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया और मम्मी की मदद करवाने लगी। मैं मैसेज करता जा रहा था। रोहित बहुत देर से उनके साइलेंट में पड़े मोबाइल की लाइट जलते देख रहा था। आखिर था तो मेरा ही भाई। उसने जब मेरे मैसेज देखे तो मम्मी से कहने लगा, मामी जी, पीयूष को दवाई देनी होगी, उसने नाश्ता नहीं किया है, उसके लिए कुछ नाश्ता भिजवा दीजिए। मम्मी ने दिव्या को देखा, वो नजर नहीं आई तो फ्लाइंग ऑफिसर साहब बोलने लगे, अरे अवंतिका दे आएगी ना। और मुझे अपने सामने दवा खिलाने को भी कह दिया उन्होंने। अवंतिका ने रोहित की ओर देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। उनके ऊपर आते ही मैंने कहा, तो आप आ ही गई ना। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरे सामने नाश्ता रख मुड़ गई। थोड़ी देर बाद बोली, हमें जल्दी जाना है, आप फटाफट नाश्ता कीजिए और दवा लीजिए। मैं आराम से खाकर दवा लेकर अपना सर पकड़े बैठा था। मुझे देख अवंतिका ने कहा, सर दर्द हो रहा है? मैंने बनते हुए हाँ में सर हिला दिया। अवंतिका ने मुझसे बाम का पूछा तो मैंने उन्हें कपबोर्ड की ओर इशारा किया। अवंतिका मेरे सिरहाने बैठे बाम लगाते हुए मेरा सर दबा रही थी। थोड़ी देर बाद रोहित जब ऊपर आया तो अवंतिका मेरे सर के नीचे तकिया रखकर जाने लगी। उन्हें मेरे तकिए के नीचे रखी सिगरेट मिल गई। उन्होंने गुस्से से मुझे देखा। जब सिगरेट लेकर जाने लगी तो मैंने उनसे कहा, आपको क्या करना है मेरी सिगरेट से? आपका तो कोई अधिकार नहीं बनता ना उसे लेकर जाने का। आपने ही कहा था ना कि आप बस भावना की सहेली हैं, तो फिर ये सब क्यों? दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं
और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।